हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। हाँ संजय गुड आफ्टरनून, अंशिका, गुंजन गुड आफ्टरनून। आज कोई न्यू स्टूडेंट है बेटा? न्यू स्टूडेंट है तो मैसेज कर दे। सरफराज गुड आफ्टरनून। सरफराज कुछ लास्ट में कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ लास्ट में तुम लास्ट टाइम बिल्कुल क्लास एंड हुआ था तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे ना? हाँ ब्यूटी कुमारी गुड आफ्टरनून। बेटा न्यू स्टूडेंट है आज कोई? आज कोई नया स्टूडेंट नया है तो चैटिंग पे लिख दे बेटा, कौन कौन नया है। हेलो लिख दो कोई न्यू स्टूडेंट है तो। एनी न्यू स्टूडेंट जिसका आज फर्स्ट क्लास हो बेटा, जिसका फर्स्ट क्लास हो आज, जिसका फर्स्ट डे हो आज। गुड आफ्टरनून श्लोक गुड आफ्टरनून। टेस्ट में बेटा, टेस्ट में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दूंगा मैं। फर्स्ट टेस्ट में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ बेटा, पहले वाला चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी क्या है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे इनको। अभी जो आप लोग लेंगे ओनली फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ओनली। कनिका गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। न्यू नहीं है आज कोई स्टूडेंट? मुझे न्यू लिस्ट दिख रही थी, एक न्यू स्टूडेंट नहीं है कोई आज? एडमिशन लिस्ट में मुझे लग रहे थे 3-4 स्टूडेंट। टेस्ट बेटा कल होगा, कल है ना मंडे। मंडे आपका हमेशा टेस्ट रहेगा, और जनरली जो पिछले वीक में आपने काम किया होगा उसी का टेस्टिंग होती है, तो वो टेस्ट रहेगा जिससे कि आप जो अपडेट हर बार बार उसको पढ़ते रहें। हर्षित, हर्षित है बेटा, न्यू स्टूडेंट है हर्षित वर्मा। हर्षित वर्मा और हर्षित वर्मा के अलावा और कोई न्यू स्टूडेंट? हर्षित वर्मा के अलावा इंस्टेड ऑफ हर्षित एनी अदर? हाँ हर्षित नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहां से हो बेटा हर्षित? दिल्ली से ही हो आउटसाइड से? शशांक, शशांक आप भी न्यू हो बेटा, फर्स्ट डे है आपका। हर्षित, शशांक, रितु गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके हर्षित दिल्ली से आ जाओ बेटा, सभी आ जाओ, अभी कम लग रहे हैं नंबर मुझे। गुड मॉर्निंग फरहीन, गुड मॉर्निंग। अभी 2 क्लास हो चुकी है, लास्ट क्लास है, फिर एनर्जी के साथ वापस आ जाओ सभी, फुल एनर्जी के साथ। गुड आफ्टरनून गुंजन, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो मिस्टर डॉक्टर, क्या नाम क्या है बेटा आपका? मिस्टर डॉक्टर नाम क्या है? हाँ सरफराज तुमने पूछा था ना कुछ, क्या क्या पूछना चाहते थे? गुड आफ्टरनून विधि, गुड आफ्टरनून। सरफराज कुछ पूछना चाहते थे बेटा कल एंड की क्लास में आप? मैग्नेटिक मोमेंट वाला बेटा, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना भी बता दूंगा मैं, अभी स्टार्ट करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके फार्मूला लगाते हैं बेटा। हाँ दीपांशु, हेलो बेटा दीपांशु। थोड़ा सा लेट हो दीपांशु, आप आज थोड़ा सा लेट क्लास में, क्या बात? शिवानी गुड आफ्टरनून। आशीष गुड आफ्टरनून बेटा। शिवानी तुम भी थोड़ा सा लेट हो आज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जे कृष्णन गुड आफ्टरनून। शिवानी, सेकंड शिवानी गुड आफ्टरनून।
ठीक है बेटा, तो रेडी हो सभी, करें स्टार्ट, चले आगे। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट में किसी और को भी है क्या प्रॉब्लम? शिवानी, सॉरी किस बात का बेटा? शिवानी सॉरी किस लिए? ठीक है बेटा। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट सरफराज ने पूछा है, कोई और बच्चों को भी है मैग्नेटिक मोमेंट में प्रॉब्लम बेटा? लेट के लिए कोई बात नहीं, हो जाता बेटा कई बार। देखो बेटा, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। हाँ बेटा, बता रहा हूं संजय, बता रहा हूं बेटा। देखो बिल्कुल सिंपल है मैग्नेटिक मोमेंट। जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट, तो एक फार्मूला है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट में एक फार्मूला यूज करना है आपने। ये फार्मूला, इसको म्यू से लिखते हैं, म्यू से, और अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटोन, ये फार्मूला होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है। ग्राफ वाले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ग्राफ वाले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है हरीश। n+2 बोहर मैग्नेटोन, कभी कोई टेस्ट वेस्ट में आएगा तो डिस्कस कर लेंगे वहां पर, बट नॉट रिक्वायर्ड। n+2 बोहर मैग्नेटोन। हाँ खुशी राघव बेटा, आप फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं है बेटा। अभी चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, उसके साथ हम कंटिन्यू हो जाएंगे। खुशी, कोई इशू नहीं, न्यू स्टूडेंट है जो। n+2 बोहर मैग्नेटोन होता है। n का मतलब बेटा यहां पर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख करके हम बोहर मैग्नेटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज अपने को Fe+2 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का लिखोगे। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s2, 18, 20 और फिर 6 आएगा ना बेटा ऐसे। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब क्या किया आपने, Fe+2 बनाना है आपको, तो S+2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटा, 2 निकल गए। तो अब क्या रह गए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6, वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4s0। अब क्या होगा, ये तो सारे पेयर्ड होंगे। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और 2p वाले में देखो ये भी सारा पेयर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन। 3s में भी पेयर्ड हो गया, p में भी सारे पेयर्ड हो गए। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं। अब आप आ जाओ बेटा 3d पर। 3d में देखो, हाँ शिवानी बेटा, एक दो बच्चा है मैं उसको बता रहा हूं। 3d में देखो, 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, पहले सिंगली फील्ड करके फिर पेयर किया। अब देखो बेटा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। हर्षिता क्वेश्चन सही है बेटा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, तो अब म्यू निकालो आप। तो म्यू का फार्मूला देखो आप, n की जगह 4 + 2 सोल्व कर लो बेटा, तो बहुत ये आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 4 और 2 6 4 24। बना लोगे बेटा, अब कर लोगे, अब कर लेना बेटा, प्रैक्टिस करना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के फिर उसमें लिखना। 12 नहीं बेटा, 12 क्या चीज आई, 24 आया ना, अंडर रूट 4 और 2 होता है 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, वे 24 आएगा। चलो बेटा देखो, आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऐसे बॉन्डिंग का ही पार्ट है, आपने अभी बॉन्डिंग सीखा। बॉन्डिंग के बाद देखो हमारे पास आता है पॉइंट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब 2 एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले देखो मोड ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर हम एक बॉन्ड देखते हैं तो बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है, वैलेंट एन मिस है, वैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस एक बेटा होता है, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट का ही दूसरा नाम हम जो ले रहे हैं बेटा वो आयनिक बॉन्ड ले रहे हैं। अब होता क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, अभी अभी देखो हमने पीरियोडिक टेबल किया है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था बेटा। देखो ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल बनाया, आप सभी लोगों को पता होगा, न्यू स्टूडेंट को भी आइडिया होगा कुछ कि ये पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे, और इसमें एलिमेंट होते हैं। तो बेटा एलिमेंट होते हैं, तो आप मोस्टली अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो एलिमेंट आएंगे आपके, वो इधर वाले मोस्टली एलिमेंट मेटल होंगे। मोस्टली जो एलिमेंट है आपके मेटल है, और बहुत कम होंगे जो आपके नॉन मेटल होंगे, जो इधर होंगे ये नॉन मेटल। अब आपके पास जो बॉन्डिंग है उसके बेस पर अगर आपने देखना है कि जो भी आपका पीरियोडिक टेबल का जितना इधर वाला एलिमेंट जो होगा मेटल की साइड वाला, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को मैं ईपी लिखूंगा बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपने लिखेंगे ईपी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होंगी वो मेटल होंगी, और एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मैं बेटा लिखूंगा EN। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट EN होगा, वो नॉन मेटल होंगी। तो आप कॉम्बिनेशन जब कभी भी देखना कि अगर आप एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच कर रहे होंगे, तो यहां पर हमेशा आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा बेटा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे एल्कली, कोई भी इधर से एल्कली मेटल ले लो एज एग्जांपल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे मेटल लिया मैंने सोडियम बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया Cl, तो इसका मतलब Na और Cl के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जा रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जा रहा होगा, तो चाहे वो बिल्कुल एक जैसे ही क्यों ना हो, तो वो हमेशा आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके साथ हो सकता है, देखो जैसे क्लोरीन के साथ चला जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा बेटा। क्लोरीन के साथ बनाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। जैसे H और Cl या CuCl, H जो है मेटल नॉन मेटल दोनों ले सकते हो, या H और O वाला एग्जांपल, तो H और O के बीच जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आपने एक सिंपल ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में कंबाइन होते हैं देन वो कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट का ही स्पेशल केस है, अभी बात करेंगे हम। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रोवैलेंट एटम भी बताएंगे। देखो पहला बॉन्ड आता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, पीरियोडिक टेबल में जो अपने से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। इधर वाला जो होगा वो मेटल, इधर वाली होंगी तो नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो वो अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे बेटा। ऐसे केसेस में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसी को हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर as to complete their outermost orbit by acquiring 8 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है
कि जैसे अभी आपने बोला कि जब आपके पास एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, या मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब बेटा ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अपनी तरफ ले लेगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे अभी एग्जांपल देखा था हमने Na, और एक एग्जांपल Na के साथ लिया आपने Cl, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 8 1, और क्लोरीन में 17 होते हैं, 2 8 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इसको। इससे कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद ये बेटा बन जाएगा Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और Cl इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा NaCl नेगेटिव। तो यहां पर आप देखोगे तो अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन में देखोगे तो 2 एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें भी 8 हो गए। तो क्यों ट्रांसफर करते हैं उसका रीजन भी देखो पता लग रहा है हमें, कि कोई भी स्पीसीज जो होती है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, या वो इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके करती है। मेटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करके देते हैं, तो ये कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और किस चीज के लिए, एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बने हैं, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, इस बॉन्ड को। बट इस चीज का एक ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इट शुड बी कीप इन माइंड, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म डुएट। डुएट का मतलब वो अपने लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सिमिलर थिंग है बेटा, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें जो मेटल होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी नॉन मेटल को ट्रांसफर करती है, जिससे खुद कैटायन हो जाता है, दूसरा एनायन हो जाता है, और फिर उनके बीच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड में Na पॉजिटिव और E नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच देख सकते हो। तो अब आता है बेटा सबसे इंपोर्टेंट, अब यहां पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इसमें देखो आपको मेटल है और नॉन मेटल है, तो 3 कंडीशन मस्ट है। देखो पहली कंडीशन होनी चाहिए लो आईपी वैल्यू, याद करना बेटा, लो आईपी ऑफ मेटल, लो आईपी ऑफ मेटल। दूसरी कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और थर्ड जो करना है वो आपने हाई लेटिस एनर्जी, हाई लेटिस एनर्जी। तीनों पॉइंट समझते हैं बेटा कि हमारे पास एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। लो आईपी ऑफ मेटल मतलब इस चीज का फायदा क्या होगा, अगर आप लो आईपी ऑफ मेटल बना रहे हो, जितना आईपी लो होगा मेटल का उतनी इजीली वो कैटायन बना सकता है मेटल बेटा। तो लो आईपी होने से थोड़ी सी एनर्जी देते ही आपका कैटायन बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, इजी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो जाएगा। अगर मेटल का आईपी लो है तो एल्कली मेटल देखो अपने साइज में सबसे बड़े होते हैं अपने पीरियड में, तो एल्कली मेटल ऐसे साइज में जाते हो ना ऐसे, तो एल्कली मेटल जैसे यहां पर आपका सोडियम है, इधर आपका सोडियम के आगे मैग्नीशियम है, तो सोडियम क्या करेगा, इसका साइज बड़ा है तो अपना इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली दे सकता है, इसकी आईपी वैल्यू लो है। तो लो आईपी वैल्यू का फायदा ये होता है कि वो इजी फॉर्मेशन कर देता है कैटायन का। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हां बेटा केमिकल बॉन्डिंग है, ये केमिकल बॉन्डिंग है। तो आपकी ये कंडीशन क्या याद रखनी है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन करना है आपने, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए।
हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें होगी तो उससे क्या फायदा होगा, देखो इससे क्या होगा, इजी फॉर्मेशन ऑफ एनायन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली उसके साथ अटैच हो जाएगा। बेटा जैसे जैसे देखो मैं कराता जा रहा हूं वैसे करते जाओ आप। जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल हम कंबाइन फॉर्म में पढ़ते हैं और उसकी बहुत सारी चीजें जो है एसपी ब्लॉक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जितनी हमें उसके अंदर रिक्वायरमेंट था, जो पहले अभी रिक्वायरमेंट था, वो हमने चीजें लेकर के आयनिक बॉन्ड कर रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं कि एनोमलस बिहेवियर, इस टाइप की जो चीजें आती हैं वो हम एस और पी ब्लॉक के अंदर करेंगे। तो हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ी चल रहा था बेटा, आप बीच में आए नहीं थे क्या? दिशांक खोखर बीच में बेटा आए नहीं थे क्या आप? हाँ इसीलिए ना, इसलिए तो वो बीच में हम क्या वो कंप्लीट हो गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल किया और पीरियोडिक टेबल के साथ आयनिक बॉन्ड, जैसे एक्चुअली दोनों को हम सेपरेट नहीं कर रहे, हम बाइंड करके चल रहे हैं। तो अब देखो आपका यहीं से तो मैंने स्टार्ट किया ना, इधर देखो आपका यहां से स्टार्ट किया मैंने, देखो ये पीरियोडिक टेबल अभी हमने क्लोज किया था। पीरियोडिक टेबल में के बेस पर हमने क्या बताया कि जो आपके मेटल होंगे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलोगे, और जो आपके नॉन मेटल होंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलोगे। अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और इधर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो कोवलेंट बना देगा। कोई इश्यू नहीं है बेटा, उसमें वो देख लेना, रिकॉर्डिंग होगी ना, रिकॉर्डिंग में सारी चीजें हैं। तो मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर हम गए, मतलब केमिकल बॉन्डिंग पर चल रहे हैं अभी हम। क्लियर? केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग में आ गए। तो केमिकल बॉन्डिंग में आ गए तो यहां देखो, फिर मैं यहां आया कि एक आयनिक बॉन्ड इजी कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, आपकी आईपी वैल्यू मेटल की लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड जल्दी जितना होगा उतनी इजी फॉर्मेशन ऑफ एनायन होगा। पीरियोडिक टेबल बेटा, पीरियोडिक टेबल देखो, ये एक क्लास मिस होने से सारा डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपका पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा, एटम को हमने रख करके फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल में कहां कहां एटम आएंगे। अब इन एटम का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब केमिकल बॉन्डिंग पर आ रहे हैं बेटा। सिंपली आप वहां से एक बार पढ़ के देख लेना ना। तो देखो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल होना चाहिए, तो इजी फॉर्मेशन हो जाएगा एनायन का, इजी फॉर्मेशन एनायन होगा। अब जैसे एग्जांपल क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है तो ये सोडियम से इजीली इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बना देगा। और तीसरा पॉइंट देखो, बोला मैंने एक नई चीज है आपके लिए, हाई लेटिस एनर्जी। हाई लेटिस एनर्जी का मतलब है मोर अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी बॉन्ड बन जाएगा, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेटिस एनर्जी। अभी आप पॉइंट याद करेंगे। तो इसका मतलब आपको कंडीशन याद रखनी है बेटा। क्या कंडीशन याद रखनी है कि दो स्पीसीज के बीच आयनिक बॉन्ड बेस्ट बने, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एक मेटल होनी चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। मतलब एक में पीरियोडिक टेबल में इधर वाला होना चाहिए, एक पीरियोडिक टेबल में इधर वाला होना चाहिए। मेटल भी कौन सी होनी चाहिए, जिसका आईपी वैल्यू लो हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो हो, मतलब उसको थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो कैटायन बना दे, इजी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो जाए। इसलिए आईपी लो, साइंटिफिक वे में सोचोगे तो बोलोगे लो आईपी वैल्यू। फिर नॉन मेटल जो है वो इजीली एनायन बना दे, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाए, तो उसको बोलेंगे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आपने देखा था पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई किसका था, क्लोरीन का। तो क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड बनाने की पावर ज्यादा होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बना देगा, जिसकी आईपी मेटल की लो है तो वो कैटायन बना देगा। जितना दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें कहेंगे कि एनर्जी, लेटिस एनर्जी उसकी हाई हो जाएगी। एग्जाम में आएगा बेटा, 3 पॉइंट याद रखने, लो आईपी वैल्यू ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, हाई लेटिस एनर्जी। तो ये कंडीशन होगी तो आपका जो आयनिक बॉन्ड होगा वो बड़ी इजीली बनेगा।
तो आयनिक बॉन्ड अगर हमारे पास बन गया तो इसमें पॉइंट आया, देखो आपका लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या चीज होती है? अब एक कैटायन बना बेटा, एक एनायन बना, जैसे यहां देखो एक कैटायन बना और एक एनायन बना। सपोज आपने बना लिया एक कैटायन और एक एनायन, गैसियस। कैटायन और एनायन बने तो उनके बीच अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन बनके एक सॉलिड बन गया। और सॉलिड बनने पर जब चीज कोई अट्रैक्ट होता है तो दो चीजें अट्रैक्ट होती हैं तो जो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस एनर्जी को हम लेटिस एनर्जी कहेंगे। ये वाली एनर्जी जो होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूं आपको लेटिस एनर्जी का डेफिनेशन कैसे देंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when free ion combined together to form 1 mole of crystal is called lattice energy. Lattice जैसे Na gaseous, Na पॉजिटिव गैसियस जब Cl नेगेटिव गैसियस के पास आएगा, एक कैटायन एक एनायन के पास आएगा, तो देखो मिलके क्या बनाएगा बेटा, NaCl, इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। NaCl जो होगा आप सभी ने देखा हुआ है, नमक सॉलिड होता है, NaCl बन गया। जब एक NaCl का पेयर बनेगा तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी बेटा। यहां पर जो हीट रिलीज होगी, इसी हीट को या इसी एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी। तो कैटायन और एनायन जब अट्रैक्ट होते हैं तो जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है उसको हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं और उसको U से लिखते हैं। लेटिस एनर्जी को हम U से लिखते हैं बेटा। और जिसकी लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतनी इजीली जो होगा, अभी मैं पहले बता के आया हूं, लेटिस एनर्जी अगर हाई होगा तो हाई लेटिस एनर्जी होगा तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड भी ज्यादा होगा। और जो लेटिस एनर्जी है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी है, जो U है आपका, वो चार्ज ऑफ आयन और साइज, ये फार्मूला याद कर लेंगे आप कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फिजिक्स में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डिस्टेंस होगा R, जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपसे यह प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा। यहां आप देखो पहले टाइप का, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम यहां बनेगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि किसका लेटिस एनर्जी ज्यादा है। सपोज मैं आपको यह प्रॉब्लम दे रहा हूं, arrange the following species in increasing order of their lattice energy. Arrange the following species in increasing order of their lattice energy. क्या दे दिया मैंने, जैसे जैसे आपको दिया NaCl, एक दे दिया बेटा MgCl2, एक सपोज दे दिया मैंने MgO, या ए अलग कर देता हूं, एक दे दिया AlCl3। इनको अरेंज करना बेटा, NaCl, MgCl2, AlCl3। आपको लेटिस एनर्जी बताना, आपको बताना है कि आयनिक बॉन्ड किसमें जितनी जल्दी बनेगा, लेटिस एनर्जी बताना है। लेटिस एनर्जी बताना है तो यहां आ जाओ। देखो आप, मैंने क्या बताया कि लेटिस एनर्जी जब भी चेक करना हो, मतलब U चेक करना हो, तो आप पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्ट देखो। जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये डोमिनेंट फैक्टर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, या हम ये बोल सकते हैं जिसका साइज छोटा होगा। अब आ जाओ बेटा, दीपांशु ने आंसर भी दिया, देखो दीपांशु का आंसर भी आ गया CBA। देखो तो इस पॉइंट को अगर हमने देखना है तो अब देखो NaCl, तो आपको क्या देखना है बेटा, सबसे पहले चार्ज देखो, Na का +1 चार्ज मैग्नीट्यूड देखना होता है और इसका Cl का 1 चार्ज। तो टोटल चार्ज देखो, Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव चार्ज का आया 1 × 1 प्रोडक्ट। फिर देखो विधि ने भी आंसर दे दिया है, देखो फरहीन बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। MgCl2 में देखो एक मैग्नीशियम का चार्ज +2 और एक क्लोरीन का चार्ज 1। तो आपने चार्ज 2 क्लोरीन है तो 2 नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअली बना तो इससे है ना, ये Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना है। फिर ये वैलेंसी इधर गई थी, ये इधर गई थी,
तो आपने चार्ज जो लेना है, एक मैग्नीशियम आयन और एक क्लोराइड आयन, तो चार्ज कितना आ गया 2 × 1, क्लियर। और देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड में चार्ज लोगे तो एल्यूमिनियम का +3, क्लोराइड का -1, तो चार्ज कितना आ गया 3 × 1। तो देखो NaCl का चार्ज 1 × 1, इसका 2 × 1, इसका 3 × 1। तो इधर से इधर जा रहे हो आप, इधर से इधर जाने पर क्या दिख रहा है आपको, चार्ज का जो मल्टीप्लाई है Q पॉजिटिव इंटू Q नेगेटिव, मैग्नीट्यूड जो है उसका वो इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगा। सही है बेटा प्रीति, सरफराज तुम्हारा सही है कि लास्ट वाले का लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। भाई लेटिस एनर्जी का मतलब बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से नहीं है, ये बात ध्यान रखना बेटा। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, हाँ आयनिक बॉन्ड के ईज से है कि जल्दी किसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी किसमें बनेगा वो लेटिस एनर्जी से हम बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं बेटा आपको एग्जांपल दे दूं MgCl2, दूसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर देना बेटा। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया MgCl2 और एग्जांपल दे दिया MgO, लेटिस एनर्जी हाई किसकी होगी, MgCl2। जल्दी से बेटा बताओ कौन आंसर बताएगा। एक मैंने दे दिया MgCl2, एक दे दिया MgO, लेटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, MgCl2 का या MgO का। क्विक रिप्लाई बेटा MgO। संध्या बिल्कुल सही, सबसे पहले आंसर देखो संध्या का है MgO, बिल्कुल सही, क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज है +2 और क्लोरीन का चार्ज है -1, तो ये तो चार्ज हो गया 2 × 1। खुशी बिल्कुल सही बेटा, खुशी, शिवानी, तान्या, विधि, हरीश, हर्षित, दीपांशु, MgO, क्योंकि मैग्नीशियम का चार्ज है +2 और ऑक्सीजन का चार्ज है -2, तो ये तो 2 × 2 4 हो गया। तो जिसका चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सही है बेटा रितु, फरीन सही। तो आपने कंसेप्ट पकड़ना है कि लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो लेटिस एनर्जी ज्यादा का मतलब है आयनिक बॉन्ड जल्दी किसमें बनाए, तीनों में बनाए, लेकिन जल्दी किसमें बनाए, तो जल्दी किसमें बनाए जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और उसकी ज्यादा होगी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, या ये कहें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। जो लेटिस एनर्जी है, अभी हमने पढ़ा लेटिस एनर्जी, तो लेटिस एनर्जी को देखो निकालते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द लेटिस एनर्जी। अगर क्वेश्चन सिंपल आ जाता है ऐसे कि आप लेटिस एनर्जी, जो आयनिक कंपाउंड बनता है, कैटायन और एनायन के बीच जो बॉन्ड बनता है उस से एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी। तो इसको किससे निकालते हैं, तो नाम याद रखना बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी जो है वो बोर्न हैबर साइकिल से निकालते हैं, बोर्न हैबर साइकिल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसी से आती है। तो पूरा एनर्जी चेंज देखो, एक आयनिक कंपाउंड बनने में पूरा एनर्जी चेंज। सपोज आपने एग्जांपल लिया Na और क्लोरीन का, अगर आप लेते हो बेटा Na, तो जरा प्रैक्टिकली सोचना, Na तो सॉलिड है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप ये सोचते हो जो मिटाने वाली रबड़ होती है उस जैसा सॉफ्ट सॉलिड होता है। तो उसमें क्या है कि सोडियम के बहुत सारे एटम ऐसे अटैच होते हैं सॉलिड, ये सोडियम हो गया। अगर दूसरा हम देखें बेटा क्लोरीन, तो क्लोरीन तो गैस है, Cl2 गैस है, तो इसमें क्या होंगे, क्लोरीन क्लोरीन कैसे पार्टिकल होंगे। जब हम Na और Cl को मिलाते हैं, देखो ये Na और Cl को हम मिला रहे हैं, तो Na और Cl को मिला रहे हैं, तो ये देखो आप, ये Na सॉलिड, तो ये मेटल होगी हमारे पास Na सॉलिड, और ये नॉन मेटल हो क्लोरीन। मेटल और नॉन मेटल मिलके सपोज बना रहे हैं NaCl का क्रिस्टल सॉलिड बना रहे हैं। हमने इसको डायरेक्ट सोचा कि Na और Cl2 मिलके NaCl बना रहे हैं। अब क्या है, इसको स्टेप वाइज सोचा, और इसको बनाने में हमने डेल्टा HF मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी नोट करी। फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब इसको फॉर्म होने में कितनी एंथैल्पी या एनर्जी चेंज हुआ है। अब स्टेप टू स्टेप सोचो बेटा जरा। सबसे पहले आप Na सॉलिड लोगे, जैसे ये लिया Na सॉलिड, तो Na सॉलिड जो आपने लिया है, तो इस Na सॉलिड को क्या करोगे आप, इस Na सॉलिड को सबसे पहले अलग अलग करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी देके आप इसको Na गैसियस में कन्वर्ट कर दो, Na गैसियस, एक एक Na का गैसियस एटम। तो किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को बोलते हैं एस मतलब बेटा सब्लिमेशन एनर्जी।
सब्लिमेशन एनर्जी। आपने Na को Na गैसियस कन्वर्ट करने में कोई एनर्जी दे दी। अब जो गैसियस एटम है, आपने देखो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, गैसियस में इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो फिर एनर्जी देते हो, इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये Na पॉजिटिव आ गया। अब जब आपका ये Na पॉजिटिव आ गया, जब आपका Na पॉजिटिव आ गया तो ये Na गैस बन गया बेटा, ये आपका Na गैस आ गया। अब Na गैस के बाद देखो आप, अब आपने क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस था, लेकिन हमें एक एटम चाहिए था, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, तो एक Cl और Cl को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो Cl और Cl, इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाली जो एनर्जी है वो है बॉन्ड एनर्जी, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी, Be, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एटम तो दो मिलेंगे, तो एक एटम मुझे चाहिए, एक एटम के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए, तो जितनी एनर्जी है उसका हाफ ले लूंगा। अगर दो एटम बनाने होते Cl तो पूरा बॉन्ड की एनर्जी ले लेता। तो क्लोरीन गैस को आप फिर क्लोरीन मोलिकुलर गैस को एटम गैस में कन्वर्ट किया, आपकी कुछ एनर्जी लगी, जिसको हमने बॉन्ड एनर्जी को D से लिख दिया। अब क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Cl नेगेटिव हो गया। अब जब कैटायन और एनायन बन गए तो ये आपस में अट्रैक्ट हुए, उससे जो एनर्जी निकल गई वो लेटिस एनर्जी होगी। तो इन सारी एनर्जी का अगर हम बेटा सम लगाएं तो कैसे लिखेंगे? देखो सम, इसका सम में, ये हम एक थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे, उसका एक हेस लॉ होता है बेटा, हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है हेस लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी प्रोसेस, ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और मेनी स्टेप, वन स्टेप और मेनी स्टेप, बट एनर्जी चेंज रिमेन सेम। आप कोई भी जो भी प्रोसेस होता है, सपोज ए से बी तक जाना है बेटा, आपको ए से बी तक जाना है, आप ए से बी ऐसे चले गए, एक से बी ऐसे चले गए, इधर टुकड़ों में चलते। सपोज आप ए से डी बनाना है, आपको ए से डी डायरेक्ट बनाया आपने, एनर्जी लगी H1, फिर ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, यहां एनर्जी लगी H2, यहां लगी H3, ये H4। क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है तो एक स्टेप में जाओ इधर से इधर, चाहे बहुत सारे स्टेप में जाओ, उनका सम जो होगा वो इक्वल रहेगा हमेशा। इसको बोलते हैं बेटा हेस लॉ। ये हेस लॉ है। हेस लॉ जो होता है, एक प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन मेनी स्टेप, बट एनर्जी चेंज रिमेन सेम। तो एक स्टेप में करो चाहे बहुत सारे स्टेप में करो, इधर 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 आके एनर्जी जो चेंज जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब इधर आओ आप, कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है बेटा, संजय कुमार, अंशिका, फरहीन नाज, इन्होंने पूछा है सर सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? सब्लिमेशन एनर्जी बेटा देखो, अगर किसी को सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड नहीं बनाना बीच में। अगर आपको सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको जो एनर्जी लगेगी उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर? सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट किसी को सॉलिड टू गैस करते हैं तो सब्लिमेशन एनर्जी लगती है। अब आता है खुशी राघव, बेटा सब क्वेश्चन के आंसर जो आप सोच रहे हो ना, वो आंसर अपने आप मिल जाएंगे, थोड़ा लेट वेट। जैसे अभी मैंने बताया हेस लॉ, तो हेस लॉ में यहां क्यों पढ़ाने लग गया बीच में? क्योंकि यहां पर भी तो डिफरेंट स्टेप यूज कर रहे हो आप। जब आपने NaCl बनाया, एक बार एक ही स्टेप में बनाया, Na सॉलिड से हाफ क्लोरीन लेके पूरा डेल्टा HF, तो ये एक स्टेप में NaCl बनाया। ऐसा आपने बहुत सारे स्टेप्स में बनाया, ऐसा करके इधर करके क्लोरीन से गैस और फिर Cl, तो इसका मतलब यहां पर जो हम बिल्कुल ये रूल लगा सकते हैं, तो डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू, जितनी भी एनर्जी लगाई आपने, तो डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आया था, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी। फिर नॉन मेटल में देखो आपने क्या किया, बॉन्ड एनर्जी हाफ
हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की, और लास्ट में लेटिस एनर्जी। तो डिफरेंट स्टेप वाली एनर्जी और डायरेक्ट एक स्टेप वाली एनर्जी के इसका सम इक्वल आना चाहिए। तो आपका ये काम क्या आएगा, तो ये इसको बोलते हैं बोर्न-हेबर साइकिल। एक साइकिल सा बना लिया आपने, और बोर्न-हेबर साइकिल से आप लेटिस एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अगर हमें डेटा दे दिए जाए तो लेटिस एनर्जी जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सारे डेटा में से एक मिसिंग हो। बट इसको प्रॉब्लम करते टाइम क्या ध्यान रखना बेटा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी प्लस में रखेंगे, कौन सी माइनस में रखेंगे। वापस में आता हूं, देखो इधर सॉलिड को जब भी गैस में कन्वर्ट करना पड़े, सॉलिड को जैसे सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो सब्लिमेशन एनर्जी है, तो ये एनर्जी देनी पड़ती है। तो जहां भी सब्लिमेशन होगा इसका मतलब वो एनर्जी प्लस में आएगी बेटा। सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर Na पॉजिटिव मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी वैल्यू, ये भी एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्लस में लिखना है आपने। क्लोरीन से Cl बनाना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव में आएगा। बट यहां देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखो, Cl से Cl नेगेटिव अगर बनाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वह माइनस लगाना है, और जो एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी है वह प्लस लगाना है। लेटेस्ट एनर्जी देखो ये भी निकलती है, एनर्जी अट्रैक्शन होता है तो माइनस। तो यहां पर जब अगर आपके पास डेटा हो, अगर बाई चांस कभी न्यूमेरिकल आ जाए और आपके पास डेटा हो ये, तो इसमें देखो आपको क्या क्या रखना है, किस किस वैल्यू में ध्यान रखना है। फार्मूला तो ये है आपका डेल्टा HF IESC हाफ BESC। तो इसमें देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ये पॉजिटिव रखनी है, अगर वैल्यू दे रखी है तो पॉजिटिव में रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। सब्लिमेशन एनर्जी मैं लिखता भी जाता हूं, IE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, IP वैल्यू को या आयोनाइजेशन एनर्जी को। SE का मतलब देखो SE बेटा सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी देना है वो भी पॉजिटिव में। BE का मतलब है बेटा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी बेटा पॉजिटिव में रखनी है। EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वाली वैल्यू बेटा आपने माइनस में रखनी है। U का मतलब लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी ये आपको निकालनी होगी और ये माइनस में निकलती है। और डेल्टा H फॉर्मेशन ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी भी बेटा आपकी माइनस में होती है, तो प्लस माइनस का आपने जरूर ध्यान रखना है जब आप प्रॉब्लम करोगे। तो जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो आपका तो पॉइंट आएगा, देखो पिछला थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेटिस एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा, वो आप चार्ज के प्रोडक्ट से देख लोगे। अगर लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है तो बोर्न-हेबर साइकिल यूज करोगे आप। ये जो साइकिल यूज किया है आपको साइकिल नहीं करना, आपको ये फार्मूला याद करना है, डेल्टा HF IE प्लस SC प्लस हाफ BE प्लस EA प्लस U। वैल्यू गिवन होंगी और वैल्यू पुट करनी है आपने, और पुट करके और उसमें जो है आपने आंसर निकालना है। अब यहां देखो, अब आपके पास सपोज कोई आयनिक कंपाउंड बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड बन गया तो सबसे पहले देखो उसका फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड अगर आपके होंगे तो वो आपके सॉलिड स्टेट में होंगे, सॉलिड होंगे बेटा। फिजिकल स्टेट जैसे आपका एग्जांपल पता है NaCl नमक है बेटा, नमक सॉलिड है। Na जो फिजिकल स्टेट होती है आयनिक कंपाउंड की वो सॉलिड होती है। सॉलिड के साथ साथ ये क्या होती है, हार्ड होती हैं और ब्रिटल होती हैं। हार्ड है क्योंकि बेस्ट पैकिंग होती है इनकी, सॉलिड NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना सॉलिड स्टेट 12th में चैप्टर आता है, तो बेस्ट पैकिंग होती है। जब बेस्ट पैकिंग हो जाती है तो इनको पार्टिकल को अलग अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन पार्टिकल पर अगर फोर्स लगाया जाए तो भुर जाती है, भुर का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ब्रिटल होती है। उसका रीजन क्या होता है कि सपोज देखो ब्रिटल का मतलब, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है आयनिक सॉलिड, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होंगे,
हाँ बेटा, जब कोई चीज फॉर्म होती है तो किसी के जुड़ने से होती है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नेगेटिव जाएगा बेटा। फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, थर्मोडायनेमिक्स में और क्लियर करेंगे। कोई चीज बनती है तो उसमें एनर्जी, स्टेबल चीज बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है। देखो Na सपोज पॉजिटिव है तो उसके पास में Cl नेगेटिव होगा बेटा। Na पॉजिटिव के पास में Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव के पास में फिर Na पॉजिटिव होगा, फिर Na पॉजिटिव के पास में Cl नेगेटिव, ऐसे आपस में अट्रैक्ट रहेंगे ये पार्टिकल। अब क्या है कि सपोज इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया जाए, इधर से मैं धक्का दे देता हूं, फोर्स लगा देता हूं। फोर्स लगाने पे क्या होगा बेटा, देखो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो जहां फोर्स लगा है उसके आयन आगे हो जाएंगे। तो सपोज Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो अपनी जगह है। और इधर से Na यहां आ गया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहां फोर्स लगा था। तो अब देखो एक जैसे पार्टिकल एक साथ आ गए, तो एक जैसे पार्टिकल एक साथ आ गए तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। रिपल्सन होगा तो अलग अलग होने लग जाएंगे और टूट टूट के वो चीज गिरने लग जाएगी। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसलिए कभी आपने बच्चों किसी ने नमक देखा है जो ओरिजिनल होता है साल्ट, जो हम घरों में देखते हैं, ये नहीं, ये तो मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर आता है जो समंदर में निकलता है। वो नमक देखना, उसको उठा के देखना, साबुत नमक बोलते हैं इसको, और उसको उठा करके आप सॉलिड होगा, लेकिन उसको ऐसे ऐसे करना तो क्या करेगा, वो छोटे छोटे टुकड़े जो है गिर के नीचे गिरने लगेंगे। क्योंकि जहां जहां फोर्स लगेगा, फोर्स लगने पर अगर सेम चार्ज वाले आयन आमने सामने आ गए तो रिपेल होंगे, रिपेल होंगे तो टूटने लगेंगे एक दूसरे से और गिर जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसके अंदर बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। सॉलिड है बस ब्रिटल, टूटते हैं एक दूसरे से, जो है अलग होते हैं। अगर सॉलिड होते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, क्योंकि जो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो उनके बीच अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच वो आयनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। इसलिए इसका मेल्ट करना या बॉईल करना, नमक को कभी रख के देखना बेटा, नमक को कभी जो आपका स्टोव है उसके ऊपर रख के देखना, जल्दी से मेल्ट नहीं होता हो। इसका मतलब उसके बीच के फोर्सेस को तोड़ने में बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं आपके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड तो बैड कंडक्टर है, सॉलिड बैड कंडक्टर, क्योंकि नो फ्री आयन। अब एक बात देखो, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन क्या होता है, मोबाइल चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, कैरी करेगा। इवन चाहे इधर वो इलेक्ट्रॉन हो, जो हमारे घरों में आप देखते हो जो पाइप लगी होती है, वायर लगी होती है, जो ये वायर लगी होती है कॉपर की, तो यहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो रहा है बिकॉज कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कहीं भी होगा फ्री, तो वो आपका कंडक्शन करेगा। अगर हमारे पास अब सॉलिड है, सॉलिड स्टेट के अंदर तो आयन फ्री नहीं होंगे, तो फ्री आयन नहीं होंगे तो इसका मतलब वो बैड कंडक्टर होगा। सॉलिड आयन जो है वो बैड कंडक्टर होगा। तो सॉलिड अगर बैड कंडक्टर है तो कंडक्टर बनाना है तो इसमें क्या लो आप, मोल्टन में लो। मोल्टन का मतलब मेल्ट करो, मोल्टन का मतलब गर्म करो, किसी आयनिक सॉलिड को गर्म करो तो लूज होने लग जाएंगे उसके आयन। जैसे Na और Cl को मेल्ट करने लगेंगे तो Na और Cl एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे और मूव करने लग जाएंगे, फ्री होने लग जाएंगे। या एक्वा सॉल्यूशन लो, पानी ले लो, एक्वा सॉल्यूशन ले लो। तो एक्वा सॉल्यूशन में भी वो पूरी तरह से Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस फ्री हो जाएंगे। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर फ्री होंगे आयन, तो आयन फ्री होंगे तो ये कंडक्शन करेगा, फ्री होंगे। जहां आयंस फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करता है, तो इस स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल का कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करेंगे बेटा, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेटा, देखो आपका सोलिबिलिटी।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट होता है लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसलिए क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो पोलर होंगे। आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, और आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं इसलिए ये वाटर भी पोलर है। लाइक डिजोल्व लाइक, वाटर भी क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए डिजोल्व हो जाते हैं वाटर, डिजोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड डिजोल्व हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी सभी कंपाउंड की है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अभी जब जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा। चैप्टर के एंडिंग में कुछ चार्ट दूंगा मैं आपको याद करनी है कि किस केसेस में किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट करो कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं पोलर होते हैं, इसलिए वाटर में वो डिजोल्व हो जाते हैं। और वाटर में डिजोल्व होने पर जो एनर्जी निकलती है बेटा, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे आपने मान लो NaCl डाला वाटर के अंदर, वाटर आ गया बेटा यहां, तो वाटर क्या करता है, इसको इनके अट्रैक्शन को ब्रेक करता है और ब्रेक करके Na एक्वस बना लेता है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस बना लेता है, मतलब चारों ओर से पानी इसको घेर लेता है और इन दोनों को अलग कर देता है NaCl को। इसमें भी क्या होती है, जब ऐसे घेरता है तब भी इसके अंदर वाटर की रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, जब वाटर इसके साथ जाएगा। ये जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं, इस एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन, एक लेटिस एनर्जी पढ़ा था, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी होता, इसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड, जनरली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, लेकिन बेंजीन वगैरह में डिजोल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। नॉट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर है। फिर देखो स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बिकॉज इसके अंदर एक एंगल नहीं होते, एब्सेंस ऑफ एंगल, एंगल नहीं होते बेटा जो है। मैं यहां चलता हूं, स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, स्पेस आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड में होता है, तो यहां पर एंगल नहीं है। कभी भी आप किसी आयनिक कंपाउंड में ये नहीं पढ़ोगे कि इतने एंगल पर Na और Cl होता है, बिकॉज Na पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बॉन्ड जो होता है वो कहीं से भी बन सकता है। बॉन्ड जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको चाहे नेगेटिव चार्ज किसी भी डायरेक्शन में आ जाए, चाहे इधर से आ जाए चाहे इधर से आ जाए, तब भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, जहां से भी पॉजिटिव को नेगेटिव मिलेगा अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है बेटा। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, जहां पर डायरेक्शन नहीं तो वहां पर आइसोमेरिज्म नहीं। इसलिए जहां भी जो होगा आयनिक कंपाउंड होंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होगा बेटा, कोवलेंट कंपाउंड में होगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम। आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं है क्योंकि यहां पर डायरेक्शंस नहीं है बॉन्ड की। इसके बाद देखो आयनिक रिएक्शन फास्ट होती हैं, बहुत फास्ट, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है नहीं जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है। तो आयनिक रिएक्शन अगर देखेंगे तो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैंने क्या लिया, NaNO3 लिया और उसमें NaCl लिया, सपोज NaCl,
और उसमें AgNO3 मिला दिया। आप इमीडिएट 1 सेकंड में देखना, आपने जैसे ही यहां पर सॉल्यूशन ले रखा है, सपोज AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें जैसे ही टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब है आपके पास, टेस्ट ट्यूब में आपने नमक डाला, इमीडिएट आप देखोगे यहां एक व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन गया। तो NaCl और AgNO3 ने इमीडिएट रिएक्शन करके AgCl बना दिया और साथ में NaNO3 बना दिया। AgCl जो होता है वो प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे बैठने का मतलब पीपीटी, तो व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा इमीडिएट, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है नहीं। जिस डायरेक्शन से कैटायन या एनायन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जितनी वो कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इमीडिएट कोई बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग तो है नहीं, इमीडिएट अट्रैक्ट हुए और फटाफट बना दिया। तो आप बोलोगे कि आयनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, रिएक्शन आपकी फास्ट होती है आयनिक कंपाउंड की। और एक पॉइंट यहां देख रहे हो, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म जिसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होती है, सेम। अगर आपने यहां पर सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया सेम, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है तो दिखने में भी एक जैसे होंगे। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, मॉर्फोज्म बाहर से, आउटर साइड, तो दिखने में उनके क्रिस्टल भी सेम होंगे। तो आपका ऐसा कब हो सकता है, जब सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो बेटा। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, जैसे देखो सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपस में आइसोमॉर्फ होंगे बेटा। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आइसोमॉर्फ होंगे। कैसे पता लगा मुझे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालो। अगर Na प्लस और F नेगेटिव की बनाओगे तो Na में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, 2 और 8, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखो सेम। ऐसा ही मैग्नीशियम में देखो Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन -2 नेगेटिव, तो Mg जो आपका आ रहा है Mg2 पॉजिटिव का मतलब तो 10 इलेक्ट्रॉन फिर हो गए, 2 और 8, ऑक्साइड में भी 2 और 8। तो जिसके कैटायन और एनायन की स्ट्रक्चर सिमिलर हो, स्ट्रक्चर सेम हो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनके क्रिस्टल भी सेम होंगे, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फ। तो इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता, आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं है बेटा, आइसोमेरिज्म नहीं है, उसकी बजाय आइसोमेरिज्म की बजाय यहां पर आइसोमॉर्फिज्म है। वो भी तब होगा जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब ये पार्ट है, देखो मैंने ये पार्ट दिया। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में गर्म करोगे तो इसका एक क्लियर या जिसको बोलोगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। जिसका क्लियर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको अगर आप कूलिंग कर्व देखोगे तो ऐसे आएगा, डिसकंटिन्यूअस, लगातार ठंडा नहीं होगा। टाइम के साथ टेम्परेचर देखें हम, टाइम के साथ तो आपको ऐसे मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो यहां आगे, यहां आगे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर यहां पर ज्यादा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो सपोज वो लिक्विड के अंदर पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते गए तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना होने लग जाएगा। जैसे आइस का एग्जांपल ले लो, वाटर ले लो, वाटर का टेम्परेचर कम करते जाओ तो एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा आएगा जब सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो रहा होगा, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा काफी देर तक आपको, जब तक कि सारा लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाए। जब आइस बन जाएगी तब आइस और ठंडी होनी स्टार्ट होगी, तो यहां टेम्परेचर फिर आपका डाउन होने लगेगा, लेकिन यहां पर आइस बन चुकी होगी। तो जब आप पानी को आइस बनाते हो, फ्रिज में रखते हो, तो पानी को आइस बनाओगे तो वाटर लिक्विड जो होता है जब आइस बनना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है, जिसको आप बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो 0 तब तक बना रहेगा जब तक सारा का सारा पानी, सारा का सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो तब तक आपको टाइम देखोगे तो ऐसे लगेगा कि रुक सा गया है टाइम, मतलब टाइम तो चल रहा है लेकिन वो अंदर प्रोसेस हो रहा है।
प्रोसेस क्या हो रहा है, लिक्विड से आइस बन रही है, और जब तक सारा लिक्विड आइस नहीं बना लेगा तब तक टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब आइस बन जाएगी सारी, अब वो और ठंडी होनी स्टार्ट होगी टाइम के साथ, आइस और कूल होना स्टार्ट होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो इस टाइप से जहां भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है तो बीच में एक टेम्परेचर आता है फिक्स कुछ टाइम के लिए, जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है पूरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है या सॉलिड लिक्विड में कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व, डिसकंटिन्यूअस होता है। कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस। और लास्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी या वेरिएबल जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो आपका जनरली जो है नहीं होता, क्योंकि एक जो है वो फिक्स है कि भाई आपका कुछ स्पीसीज में आप देख सकते हो, जैसे आयरन है, आयरन Fe+2 में भी कंपाउंड बनाता है, आयरन Fe+3 में बनाता। जब +2 में होता है तो फेरिक बोलते हैं, जब +3 में बनाता है तो +2 में होता है तो फेरस बोलते हैं, और +3 में बनाता है तो फेरिक बोलते हैं। तो इसमें कुछ जगह पे आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल दिख सकती है, कुछ मेटल के अंदर मिल सकती है आपको। तो मैं देखो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आप किसी एक को सोच लो, जो भी आयनिक कंपाउंड देखा हुआ हो आपने, जैसे नमक देखा हुआ आपने, नमक अब इससे मैच करते जाना। अब देखो अगेन मैं जा रहा हूं, आपने सपोज नमक, लेकिन नमक ये नहीं जो हमारे घरों में है, ये तो पिसा हुआ आता है साबुत नमक ओरिजिनल। अगर वो किसी ने साल्ट देखा हुआ है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेक करो। पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो गिरने लग जाएगा टूट टूट के, मतलब नेचर ब्रिटल होगी। उसको आप वाटर में डाल के देखो, सोलिबिलिटी वाटर में सोलिबल होगा, वाटर में डालते ही गायब हो जाता है, नमक को पानी में डालते ही गायब हो जाता है, सोलिबल होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो उसके, आयनिक कंपाउंड है, उसको आप हीट करके देखना, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, बॉयल नहीं होगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सॉलिड स्टेट में ही अगर वायर लगा के चेक करना, एक इस साइड वायर लगाना, एक इस साइड, बीच में नमक को पकड़ के देखना, आपको करंट नहीं आएगा, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में वो करंट का कैरी नहीं कर सकता। बट उस नमक को पानी में डाल देना या बहुत ज्यादा गर्म करके आयन बना लेना, पानी में डाल देना, सॉल्यूशन बना के फिर उसमें दोनों वायर डाल के और पानी को हाथ लगाना, मजा आ जाएगा बेटा, क्योंकि अंदर आयंस मूव करने लग जाएंगे, करंट मारेगा तब वो। तो करंट कब देगा इलेक्ट्रिकल, जब आप उसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे। आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि Na और Cl में इतना एंगल है, इतने बीच में एंगल रहेगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है आयनिक बॉन्ड की वो नॉन डायरेक्शनल है। तो नॉन डायरेक्शनल जब होती है, तो नॉन डायरेक्शनल होती है, तो अब आप जो आयनिक कंपाउंड है उसका नॉन डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा तो उसमें आप बता ही नहीं पाओगे कि एंगल कितना है, कोई डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं। फिर देखो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जब नॉन डायरेक्शनल है तो कहीं से भी बॉन्ड बन जाएगा, इमीडिएट, एक विद इन सेकेंड बनने लग जाएंगे बॉन्ड। जैसे NaCl को AgNH3 में डालते ही Cl नेगेटिव Ag से अट्रैक्ट हो जाएगा, AgCl बना लेगा। आइसोमॉर्फिज्म, इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होता बेटा, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग कंपाउंड आयनिक एक जैसे दिखने में दिख सकते हैं। वो कब दिख सकते हैं, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो, कैटायन और एनायन दोनों का। जैसे NaF में Na पॉजिटिव F नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वही MgO में Mg और ऑक्सीजन का है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्ट्रक्चर सेम है तो वो उनके क्रिस्टल भी दिखने में सेम होंगे। दिस इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। कूलिंग कर्व, अगर कोई आयनिक सॉलिड है तो उसका क्लियर कट है कि उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर वो लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उस टाइम तक उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, एक लाइन बीच में कांस्टेंट बनी। पहले तो ठंडा हो रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद जैसे सॉलिड में कन्वर्ट होने लग गया, जैसे इवन मैंने यहां आइस का एग्जांपल दिया है, लेकिन आइस आयनिक कंपाउंड नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए आइस का एग्जांपल दिया है क्योंकि इजी है, प्रैक्टिकली आप सब लोगों ने देखा हुआ आइस का एग्जांपल। तो आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तक सारा का सारा पानी बर्फ में नहीं बदल जाएगा तब तक 0 ही रहेगा टेम्परेचर, टाइम के साथ 0 ही रहेगा, टाइम लगता रहेगा लेकिन टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो इसका जो कर्व होता है कूलिंग, ठंडे करने वाले कर्व लगातार नीचे नहीं जाते, एक नीचे जाते हैं फिर एक कांस्टेंट लाइन होती है वो उसको शो कर रही होती है जो फ्रीजिंग होता है, फिर नीचे जाता है। तो हम कहते हैं कि कूलिंग कर्व इनके डिसकंटिन्यूअस होते हैं बेटा, कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस। और जो इलेक्ट्रोवैलेंसी या वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है तो बहुत कम आयंस में देखने को मिलती है, जैसे फेरस वगैरह में, फेरस FeCl2 भी बनाता है, FeCl3 भी बनाता है, लेकिन होती है। तो बेटा इसमें अब देखो मैंने आपके यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है बेटा,
एन आयनिक कंपाउंड ए बी इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बेटा आंसर, अब आपकी बारी है। ए बी, कोई ए और बी के बीच आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं। अंशिका का आंसर आ गया, अंशिका शकलानी का बी आंसर आया है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। बिल्कुल सही बेटा, सिंपली आपने याद तो किया था, अभी अभी तो बात की थी कि मेटल का आईपी वैल्यू या आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, जिससे मेटल जल्दी कैटायन बना दे। और नॉन मेटल का, बिल्कुल संजीव कुमार सही है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होके एनायन बना दे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए नॉन मेटल की, और मेटल जो पॉजिटिव बना रहा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। आईई लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, बिल्कुल सही दीपांशु, अमित, दिशांक, बिल्कुल सही बेटा। तो मेटल की आईपी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की हाई होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, सही है कृष्णन, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 10 इज ट्रू। 10 किसका है? 10 देखो, सबसे पहला पॉइंट 10 है किसका? एटॉमिक नंबर 10 तो नियोन का है। नियोन क्या है बेटा? नोबल गैस। हमें स्टेटमेंट कंसिडरिंग एलिमेंट, पहला देखो, इट फॉर्म ए कोवलेंट नेटवर्किंग सॉलिड। कोवलेंट नेटवर्किंग कहां बनाता है? नोबेल तो इनर्ट गैस होती है, वो तो अकेली है, गैसेज होती है, सॉलिड की तो बात ही नहीं आ रही, वो तो क्या है? इनर्ट, और वो भी गैस। तो पहला तो सॉलिड आ गया बेटा, गलत हो गया। इट इज मोनोएटॉमिक इन नेचर, बिल्कुल सही बेटा। हमेशा कोई भी नोबल गैस देखना हमेशा अकेले एटम की बनी होगी, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो यहां पर नियोन की बात कर रहा है, नियोन नोबल गैस है, अकेला एटम होगा। करेक्ट बेटा, बी करेक्ट। अमित, अमित सी नहीं आएगा बेटा। फिर देखो, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई वैल्यू ऑफ, देखो सी तो गलत हो गया। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने एक पॉइंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिविटी नहीं एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोवेस्ट किसकी होती है? लिखवाया था बेटा, याद भी किया था। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एलिमेंट कौन सा बताया था? लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन। तो एफिनिटी तो ये तो हाई कह रहा है, तो गलत हो गया बेटा। इट हैज एक्सट्रीमली लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। लो नहीं बेटा, क्योंकि नोबेल गैसेस जो होती हैं इनकी लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और आईपी वैल्यू अपने पूरे पीरियड में हाई होता है। कल की क्लास के अंदर आपने किया बेटा। नियोन, नियोन बिल्कुल शिवानी, नियोन कल किया था हमने। तो अब हमारे पास इसका आंसर देखो क्या आया, मीनू। एफ, एफ तो है ही नहीं बेटा, तो क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। एफ कहां से ले आए? बी हो गया बेटा। नोबल गैस, नाइट्रोजन नहीं बेटा प्रशांत, नाइट्रोजन नहीं होती नोबल गैस। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन होते हैं नोबल गैस। ये क्वेश्चन आपने फिर देखने हैं। मैं अपने एक पॉइंट पे आता हूं।
तो यहां पर देखो बेटा, बेटा अभी तो समझ आने वाला कुछ है ही नहीं। बैड बीट्स अभी तो समझ आने वाला, जब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आएगी तभी समझने वाली चीजें हैं। ये तो बहुत आसानी वाले काम है। कोई बात नहीं, ऐसी जो है हर जमाने में हुए हैं ऐसे लोग। कोई काम करना चाहता है ना, जैसे पुराने जमाने ऋषि मुनि होते थे, उसको रोकने के लिए कई लोग आते थे। जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए ऐसे कई लोग होते हैं। बेटा उस पर ध्यान मत दो, अपना आप काम देखो। इधर 1 मिनट में इसको अभी आपका जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा वेट करो, इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। स्लाइड इसमें सारा चला गया हो। कल की तरह जो बढ़ाया था वो सारा उड़ गया। और इस पर ये दोबारा क्यों नहीं आ रहा है देखो। अगर मान लो इसी पे लिखना चाहे, अपने करना चाहे इस पर, इस पे नहीं लिखा जा रहा ना अभी। हाँ बेटा, तो देखो अभी जो हमने यहां जो पॉइंट किए हैं अभी, जो अभी पॉइंट किया आपने कि भाई आपका एक केमिकल बॉन्ड जो है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आपने लिया कि भाई हमने वो बनाना सीखा। फिर हमने बोला कि इसको जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसकी कंडीशन क्या थी। तो वही कंडीशन जो अभी हमने की थी बेटा। कंडीशन के बाद फिर जो हम ने पॉइंट किया बेटा, कंडीशन के बाद जो पॉइंट किया था वो ये था कि भाई आप लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हो, बोर्न-हाइबर साइकिल वाला। फिर हमने कहा कि बोर्न-हाइबर साइकिल जो है उसमें लेटिस एनर्जी चेक कैसे करते हैं कि लेटिस एनर्जी कम किसमें है और ज्यादा किसमें है। विजिबल नहीं हो रहा है बेटा? मुझे भी लग रहा है इसमें। एक मिनट हेल्प लेते हैं इनकी, असिस्ट जो करते हैं ये टेक वाले। अभी कर रहा हूं बेटा, मैं भी कर रहा हूं। विजिबल ये नहीं हो रहा, शेयर नहीं हुआ लगता है। हाँ ये उसमें नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा उसमें। दोबारा कैप्चर करना पड़ा। अब आ रहा।
वॉइस आ रही है बेटा, वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, आपके पिक्चर नहीं आ रही है। चेक कर रहे हैं बेटा, चेक कर रहे हैं क्या इश्यू है, देख रहे हैं, वेट करो थोड़ा। इस पे तो विजिबल हो रहा है ना, अभी विजिबल हो रहा है, ये दिख रहा है। अब आ गया, अब आ रहा है बेटा, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है, विजिबल हुआ बेटा, अभी कुछ दिख रहा है? दीपांशु बेटा दिख रहा है कुछ? अच्छा, हाँ बेटा देखो, अभी जो हमने जो पॉइंट किया था, अब इसका देखो, एक बार आपने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं मुझे। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले बताओ आपका आयनिक बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड का कंडीशन बताओ, क्या क्या कंडीशन, जल्दी से लिख के, कि बेस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड की बनने की। बेस्ट कंडीशन आयनिक बॉन्ड बनने का, तीनों बेटा, तीन, जल्दी से रिपीट कर दो, रिपीट कर रहा हूं टॉपिक जिससे याद हो जाए अभी के अभी। तीनों कंडीशन शिवानी बेटा, तीनों, आईपी वैल्यू लो और सॉल्युबिलिटी नहीं बेटा, स्टार्टिंग में जो बताई थी मैंने, बोला था कि कंडीशन, हर्षिता कौशल, सॉल्युबिलिटी नहीं बेटा, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तीन कंडीशन बताया था बेटा। नॉन मेटल, सही प्रशांत, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, मेटल की आईपी वैल्यू लो, और एक तीसरी चीज और बताई थी बेटा, तीसरी चीज, थर्ड, हाँ फरहीन का आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही। तीनों चीजें बतानी है बेटा, लो आईपी वो भी मेटल की, लो आईपी ऑफ मेटल। दूसरा बताना है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, और तीसरा हाई लेटिस एनर्जी, मतलब यू से। सही है बेटा, सही है। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपने बताना है लेटिस एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करती है। लेटिस एनर्जी कैसे चेक करते हो आप, लेटिस एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करेगी। सही है बेटा, संध्या सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट रिवाइज करवा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि नया पॉइंट अभी करूंगा वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए। चार्ज पर, चार्ज फरीन सही है, चार्ज के साथ एक चीज और बताई थी बेटा लेटिस एनर्जी में, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए बेटा, दोनों बातें, चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा और साइज छोटा। हाँ प्रशांत, चार्ज ज्यादा साइज छोटा, चार्ज ज्यादा और साइज छोटा होना चाहिए, उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है, लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। यहां पर देखो, एक पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास लेटिस एनर्जी भी है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है, लेटिस एनर्जी भी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है, तो लेटिस एनर्जी यू वो ऐसे रखना, कैटायन और एनायन के चार्ज के सम के बराबर होगी लेटिस एनर्जी,
और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों की अलग अलग होगी, कैटायन की अलग और एनायन की अलग। ऐसे करना बेटा, लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में फर्क क्या, देखो लेटिस एनर्जी जो है वो पूरे NaCl की है, ये अलग अलग आयन की है। कैटायन की अलग 1/r पॉजिटिव, एनायन का अलग 1/r नेगेटिव। बिल्कुल बेटा, लेटिस एनर्जी की बोर्न हेबर साइकिल से निकालते हैं। लेटिस एनर्जी साइज वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, साइज के साथ भी। अगर लेटिस एनर्जी डोमिनेंट होती है, देखो अगर U डोमिनेंट होगा H से, U डोमिनेंट होगा H से, हाइड्रोजन एंथैल्पी से, तो वो जो स्टेबल कंपाउंड होगा, लेस सोल्यूबल होगा वाटर में, तो ये स्टेबल होगा। अगर लेटिस एनर्जी डोमिनेंट होती है तो कंपाउंड स्टेबल होगा बेटा। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट है, किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट है, तो फिर वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, मतलब सोल्यूबल होगा। सोल्यूबल देना है आपने। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट लेटिस एनर्जी के बाद मैंने कहा था कि इसको किस साइकिल से निकालते हैं, क्या नाम होगा? प्रशांत ने पहले ही बता दिया क्वेश्चन का आंसर, प्रशांत ने पहले ही बता दिया, बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर साइकिल होगा बेटा, बोर्न हेबर साइकिल। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आयनिक कंपाउंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेटा आपने। आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो होती है? फास्ट या स्लो? ठीक है बेटा, ओके ओके, बोर्न हेबर साइकिल अमित, स्लो, ओके। अब आपने ये देखना बेटा, मेरा क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो होती है? फास्ट, फास्ट, गुड। दीपांशु, फरीन, सदाफ, फास्ट। रीजन बता सकता है कोई बच्चा, रीजन क्यों होती है फास्ट? रीजन बता सकता है कोई स्टूडेंट? भाई फास्ट है, अमित फास्ट है, शिवानी फास्ट, सही है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्यों होती है, रीजन क्या है फास्ट रिएक्शन का, कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट बेटा, रीजन फास्ट क्यों होती है? कोई स्टूडेंट रीजन बताएगा? नॉन डायरेक्शनल, गुड फरहीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नॉन डायरेक्शनल, अंशिका, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नॉन डायरेक्शन है, गोल है चीज, कहीं से ही कोई आएगा फटाफट अटैच हो जाएगा, कोई बॉन्ड ब्रेक या कोई बॉन्ड नहीं करना। नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड है, इसलिए बिल्कुल दीपांशु नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होता है या नहीं होता है? आयनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट? आइसोमेरिज्म आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट और नॉन प्रेजेंट, सही है बेटा फरहीन, संध्या, ये ठीक है। नो, नो आंसर आ गया मेरे पास बहुत सारे बच्चों का, नो। रीजन बता सकते हो बेटा क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं है ये? नॉट प्रेजेंट, सही है बेटा, सही है। श्लोक, तान्या, हर्षित, वर्मा, अमित, शिवानी, सही है बेटा। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होता, आइसोमेरिज्म नहीं होता, आइसोमॉर्फिज्म होता है। क्यों? वही रीजन, नॉन आइसोमेरिज्म का पूछेगा तो आंसर बेटा वही देंगे पहले वाला, तो आइसोमेरिज्म। तो ये आपने जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की है। अब जरा जो आज वाले, जो आज फर्स्ट डे था जिन बच्चों का बेटा, जिनका फर्स्ट डे था, नो एंगल, बेटा ये भी बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म में एंगल नहीं होते, एंगल होते तो आइसोमेरिज्म होती, जैसे वाटर में आइसोमेरिज्म होती है क्योंकि एंगल होता है 107 डिग्री का, सही है बेटा। समीर, एब्सेंस ऑफ एंगल, बिल्कुल सही। अच्छा, आज वाले स्टूडेंट बताओ बेटा, आज वाले स्टूडेंट जो आज प्रेजेंट थे, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट थे, पहला डे था बेटा। हाँ हर्षित, हर्षित, हर्षित बताओ बेटा, चीजें क्लियर है नहीं हुई? जो चीजें की हैं वो क्लियर हैं? कोई डाउट? दूसरा कोई न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट डे है, हो सकता है फर्स्ट डे में कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो वो पूछ सकता है बेटा, दोबारा पूछ सकता है। किसी पॉइंट का, किसी भी बच्चे का आज के पॉइंट में बेटा कोई और कोई जो पॉइंट नहीं क्लियर आया हो? इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, देखो बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है बॉन्ड कितने बना रहा है, वो बॉन्ड कैसे बनाता है। तो जैसे देखो Na है, एल्कली मेटल है, एल्कली।
जब भी आप एल्कली मेटल लेते हो तो उनका किसी भी कंपाउंड में, जैसे एल्कली Na है तो चार्ज +1 ही होगा सभी कंपाउंड में। कोई सा भी कंपाउंड देख लो, जैसे चाहे आप उसका सोडियम ऑक्साइड देख लो, चाहे आप सोडियम क्लोराइड देख लो बेटा, तो एल्कली मेटल जो है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 1 होगी हर एक कंपाउंड में। एल्कली मेटल में और क्लोरीन का -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं, देखो कुछ मेटल्स तो जनरली हम कहते हैं कि एल्कली मेटल जो होते हैं और एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं वही तो बनाते हैं बेस्ट आयनिक कंपाउंड। तो उसमें आप बोलोगे इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल नहीं होती, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होता है। लेकिन आगे चल के जाओगे पीरियोडिक टेबल में, इधर एल्कली मेटल है, इधर जाओगे तो मेटल आएंगी। देखो बेटा इधर जो मेटल जैसे आयरन वगैरह होता है, तो आयरन वगैरह है तो अब कोवलेंट कैरेक्टर आने लग जाएगा, तो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं या आयनिक कैरेक्टर कम होने लग जाएगा, बट इनमें थोड़ी बहुत जो है वैलेंसी आ सकती है। जैसे आपने देखा होगा फेरस क्लोराइड FeCl2 है ना, और फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो फेरस क्लोराइड में Fe+2 के अंदर है, फेरिक Fe+, ये आयनिक कंपाउंड है, कम आयनिक है, लेकिन आयनिक में कुछ जगह पे ये कोवैलेंसी वेरिएबल दिख रही है। देखो आप +2 एंड +3। और कोई न्यू स्टूडेंट बेटा? दूसरा कौन था न्यू स्टूडेंट? हर्षित, ठीक है। हरीश का ओके हो गया, हर्षित का ओके हो गया। न्यू स्टूडेंट कोई और कौन था बेटा आज की क्लास में? और बेटा अंशिका क्लियर है बेटा? आपने तो काफी सारे जवाब दिए हैं बेटा, आपका तो अच्छा है। हर्षित ने भी दिए हैं। और 4 स्टूडेंट थे ना, 2 और थे बेटा, खुशी सुरेखा। बेटा लेट हो गए थे क्लास में, मैंने अभी बताया था कल के टेस्ट में जो आपका आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर नोट कर लो। कल का जो टेस्ट होगा ओनली एटम्स, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर दूंगा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आएंगे कल वाले में, नोट कर लो सिलेबस ऑफ टुमारो टेस्ट। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी टेस्ट जरूर देना बेटा, टेस्ट दे के देखना, आएगा नहीं आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। क्लास नहीं होगी बेटा, कल जो आपका टेस्ट है, तो मंडे को क्लास नहीं होती है संजीव, मंडे को टेस्ट होता है आपका। बेटा दे दो तो अच्छा है, दे दोगे तो कोई बात नहीं है, अटेम्प्ट करने का तरीका पता लग जाएगा या कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। दे दोगे तो अच्छा है, थोड़ा आइडिया रहेगा, फिर अगले टेस्ट में जो है वार्म अप हो जाओगे, तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।